मेरा नाम है सृजेश सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी की खास वीडियो सीरीज अधिकार की पहचान। पिछले वीडियो में हमने जाना कि उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं और कैसे एक दुकानदार एक उपभोक्ता को भ्रमित कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में आप किस कोर्ट में केस दर्ज कराएंगे, केस दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या होगी और कोर्ट फी क्या होगी, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक 3 स्तरीय प्रणाली बनाई गई है। यानी अगर हम निचले स्तर से बात करें तो सबसे पहले आता है जिला फोरम यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके ऊपर आता है राजकीय कमीशन यानी स्टेट कमीशन और सबसे ऊपर आता है नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय कमीशन। जो जिला फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसका अधिकार क्षेत्र 1 करोड़ की धनराशि के मामलों तक ही सीमित होता है और यहां कोर्ट फी 500 रुपए तक होती है। यानी कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी 1 करोड़ रुपयों तक हुई है तो आप जिला फोरम जाएंगे यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम जाएंगे। 1 करोड़ की धनराशि से ज्यादा और 10 करोड़ से कम ऐसी धनराशि के मामलों के लिए आप राजकीय कमीशन यानी स्टेट कमीशन जाएंगे और यहां पे कोर्ट फी होती है 2000 से लेकर 4000 तक। 10 करोड़, माफ कीजिएगा, 10 करोड़ से ऊपर के मामलों के लिए आप राष्ट्रीय कमीशन यानी नेशनल कमीशन जाएंगे और यहां पे कोर्ट फी 5000 रुपए तक होती है। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। पहला स्टेप जो आपको लेना होता है वो ये होता है कि आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है और याद रखें कि ये कंप्लेंट फाइल करने के लिए हमेशा आपको एक वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्लेंट फाइल करने में खुद सक्षम हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी समस्या, अपने कार्रवाई का एक्शन यानी कॉज ऑफ एक्शन, अपने कार्रवाई का कारण और आपने अपने द्वारा मांगी गई रिलीफ यानी आप क्या चाहते हैं, ये तीनों चीजें बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस कंप्लेंट में बतानी पड़ती है। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। जितने भी ऐसे कागजात हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं यानी आपके दावे के समर्थन में हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लेंट के साथ अटैच करना पड़ता है, मतलब संलग्न करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो ये डॉक्यूमेंट्स हो सकता है खरीदे गए सामान का कैश मेमो या फिर खरीदे गए सामान का गारंटी या वारंटी सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दावे के समर्थन में होती हैं और ये चीजें आपको कंप्लेंट के साथ अटैच करना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है कोर्ट शुल्क की, कोर्ट फी की। तो कंप्लेंट दर्ज कराते वक्त आपको कोर्ट फी देना होता है और ये कोर्ट फी बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1 करोड़ के मामलों तक के लिए 500 रुपए ही कोर्ट फी होती है। तो कोर्ट फी बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन जरूरी होती है, तो कोर्ट फी आपको जमा कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद बारी आती है एफिडेविट की। आपको एक एफिडेविट फाइल करना होता है। ये एफिडेविट क्या होता है? तो ये एफिडेविट ये होता है कि ये आपके द्वारा दी गई जानकारी, जो आपने कंप्लेंट में जितनी जानकारी दी है उसकी सत्यता की पुष्टि करता है। यानी ये बताता है कि आपके द्वारा दी गई हर जानकारी सही है। और ये बात और एक और बात आप ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के लिए स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैम्प पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या करें अगर आप किसी कोर्ट के फैसले से नाखुश हों। अगर आप किसी कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं तो आप 30 दिन के भीतर एक अपील दर्ज करा सकते हैं। यानी कि अगर आप जिला फोरम के फैसले से नाखुश हैं तो आप उससे ऊपर के अदालत यानी स्टेट कमीशन में जाएंगे और अगर स्टेट कमीशन के फैसले से भी नाखुश हैं तो आप राष्ट्रीय कमीशन यानी नेशनल कमीशन में जाएंगे और अगर आप नेशनल कमीशन के भी फैसले से नाखुश हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के भीतर भीतर आपको यह अपील दर्ज करानी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात हम करते हैं यहां कि अगर आप किसी भी स्तर के किसी भी कोर्ट की दी गई आज्ञा का अवहेलना करते हैं यानी उसके दिए गए आज्ञा को मानने से इनकार करते हैं तो आपको 1 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद या फिर 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये बात काबिले गौर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल हमने देखा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत फैशन में है। लोग इंटरनेट से चीजें खरीदते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत
सहूलियत वाली बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चीजें, ये सारे अधिकार और ये सारे निवारण के उपाय, क्या ये ऑनलाइन मार्केट में भी लागू होता है? तो पिछले ही साल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के आने के बाद अब डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग वो होती है जो जो हम दुकानदार के साथ सीधे सीधे सामान खरीदते हैं। तो जितनी भी चीजें डायरेक्ट मार्केटिंग में एप्लीकेबल थी, अब ऑनलाइन मार्केटिंग में भी एप्लीकेबल हो गई हैं। यानी कि मैंने अपने दोनों वीडियो में जो भी अधिकार आपको बताए हैं, जो भी निवारण के उपाय आपको बताए हैं, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन मार्केटिंग में भी एप्लीकेबल होती हैं, में भी लागू होती हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये सारे अधिकार और ये सारे निवारण आपके पास मौजूद है। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम निरंतर ऐसे ही वीडियोस अपने इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।